आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो है भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान, एक पारिस्थितिक यात्रा। चलिए इस डिकोडिंग मिशन को शुरू करते हैं। डायरी के बिल्कुल पहले हिस्से में ही एक हाथ से बना हुआ भारत का नक्शा है। उत्तर की बर्फीली चोटियों पर हिम तेंदुआ, पश्चिम में एशियाई शेर और पूर्व में गैंडा। और उस पर एक नोट भी है। हाँ, एक स्टिकी नोट है जिस पे लिखा है केवल एक संख्या नहीं बल्कि 107 अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु क्षेत्र। ये लाइन अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। बिल्कुल है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है इसके ठीक बगल वाला चित्र। वहां एक पुरानी लेदर की शिकारी वाली टोपी रखी है, एक दूरबीन है और वहां से एक तीर निकलकर 107 नंबर वाली एक हरी रक्षक शील्ड की तरफ जा रहा है। ये चित्र बहुत गहरा है। मतलब शिकारी का गियर एक रक्षक की ढाल में बदल रहा है। हाँ, ये चित्र भारत में कंजर्वेशन के पूरे इतिहास को समेटे हुए है। जब 1936 में हलीज नेशनल पार्क बना, जिसे आज हम जिम कॉर्बेट कहते हैं, तब जानवरों को बचाने की जिम्मेदारी किताबी ज्ञान रखने वालों को नहीं दी गई थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि शिकारियों को ही रक्षक बना दिया गया था? मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पूर्व हैकर को आपने अपनी साइबर सिक्योरिटी का हेड बना दिया हो। एकदम सटीक एनालॉजी है। उस दौर में एयर कंडीशन कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनती थी। जंगल के असली नियम सिर्फ एक शिकारी ही समझता था। जैसे कि जानवरों की आदतें, हाँ। हवा की दिशा कैसे बदलती है, सूखी पत्तियों पर पैरों की आहट से कैसे बचे, या कोई जानवर खतरे के समय कैसा बर्ताव करेगा, ये प्रैक्टिकल अनुभव सिर्फ उनके पास था। अच्छा, तो उन्होंने अपना ये हैकिंग वाला दिमाग बचाने में लगा दिया। बिल्कुल। जब इन्हीं शिकारियों ने देखा कि अंधाधुंध शिकार से जंगल खाली हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल सिस्टम को बचाने के लिए किया। वे जानते थे कि शिकारी कहां से हमला करेगा, इसलिए वे सबसे बेहतरीन रक्षक साबित हुए। यानी जो सिस्टम को भेदना जानता है वही उसे सबसे अच्छी तरह सिक्योर कर सकता है। गजब है। अब इस टाइमलाइन से आगे बढ़ते हुए हम डायरी के एक ऐसे चित्र पर आते हैं जो भौतिकी के नियमों को ही चुनौती दे रहा है। आप उस तराजू वाले चित्र की बात कर रही हैं? हाँ, वही। यहाँ एक तराजू बना हुआ है। तराजू के एक पड़ले पर विशालकाय बर्फीला पहाड़ है जहाँ एक हिम तेंदुआ खड़ा है। डायरी के मुताबिक ये लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरे पड़ले पर अंडमान का साउथ बटन नेशनल पार्क है जो एक छोटी सी कोरल रीफ है और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस चित्र में तराजू के दोनों पड़ले बिल्कुल बराबर हैं। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मतलब मीलों तक फैला एक बर्फीला रेगिस्तान और एक छोटा सा समुद्री हिस्सा, ये दोनों वजन में बराबर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि प्रकृति का तराजू भौतिक आकार या स्क्वायर किलोमीटर से नहीं चलता, वो मापता है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, यानी उस जगह का पारिस्थितिक महत्व। ओके, इम्पैक्ट के हिसाब से। जी। हेमिस अपने आप में एक एक्सट्रीम जगह है। हवा में ऑक्सीजन की भारी कमी और तापमान हमेशा शून्य से नीचे। वहां हिम तेंदुए जैसे जीवों ने ऊर्जा बचाने के लिए अपने फेफड़ों को इस तरह इवॉल्व किया है कि वो कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकें। ये आकार में विशाल है। और साउथ बटन? वह भले ही आकार में एक डॉट के बराबर हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरे महासागर पर पड़ता है। वो कैसे? एक छोटी सी रीफ इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे डाल सकती है कि वो हेमिस के बराबर आ जाए? कोरल रीफ्स समुद्र के महानगर होते हैं। साउथ बटन में जो छोटे छोटे कोरल जीव हैं, वे अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं और पानी के भीतर एक विशाल कंक्रीट जैसा ढांचा तैयार कर देते हैं। अच्छा, एक नेचुरल बैरियर की तरह। बिल्कुल। ये ढांचा न सिर्फ समुद्र की विनाशकारी लहरों की ताकत को सोख लेता है, बल्कि हजारों समुद्री प्रजातियों को छिपने, अंडे देने और पलने की जगह देता है। अगर वो छोटा सा साउथ बटन खत्म हो जाए तो उसके आसपास का पूरा समुद्री जीवन ढह जाएगा। बाप रे। इसलिए इकोलॉजिकल वैल्यू में वो उस विशाल बर्फीले पहाड़ के बिल्कुल बराबर खड़ा है। कमाल है। मतलब महत्व इस बात का नहीं कि आप कितनी जगह घेरते हैं, बल्कि इस बात का है कि आप कितनों को जिंदा रखते हैं। एकदम सही। सर्वाइवल की इसी थीम पर डायरी हमें एक और विचित्र दुनिया में ले जाती है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक हिरन पानी के ऊपर तैरते हुए एक छोटे से हरे भरे द्वीप पर खड़ा है। लोकतक झील का फुमडी। हाँ, इसे तैरता हुआ स्वर्ग फुमडी लिखा गया है और ये जानवर दुर्लभ संगाई हिरण है। चित्र में फोकस उस हिरण के खुरों पर है। मेरा मतलब है पानी पर तैरती हुई जमीन, ये कोई प्राकृतिक वाटर बेड या ट्रैम्पोलिन जैसा लग रहा है। हाँ, देखने में ऐसा ही लगता है।
सोचिए एक जानवर ऐसी हिलती डुलती सतह पर अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? यही एवोल्यूशन का सबसे दिलचस्प पहलू है। फुमनी दरअसल कोई ठोस जमीन या मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। ये सड़ी गली वनस्पतियों, घास और जड़ों का एक बहुत ही घना जाल है। ओके। जब ये वनस्पति पानी के नीचे सड़ती है तो उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस से मीथेन और अन्य गैसें निकलती हैं। अच्छा, तो वो गैसें बाहर नहीं निकल पाती? बिल्कुल, वो गैसें उस घने जाल के अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। गैसों का यही प्रेशर उस पूरे घास के आइलैंड को पानी की सतह पर ऊपर की तरफ धकेलता रहता है, जिससे वो तैरने लगता है। क्या बात है! अब ऐसी स्पंजी और अस्थिर सतह पर अगर कोई आम हिरण चलेगा तो उसके पैर धंस जाएंगे और वो डूब जाएगा। लेकिन संगाई हिरण ने हजारों सालों में अपने खुरों को चौड़ा कर लिया है, जैसे स्नो शूज होते हैं। ओह, ताकि वजन बढ़ जाए। हाँ, इससे उसका शरीर का वजन एक जगह पड़ने के बजाय पूरी सतह पर बराबर बढ़ जाता है। क्या गजब की इंजीनियरिंग है प्रकृति की। और ठीक इसी पन्ने पर एडेप्टेशन का एक और एक्सट्रीम उदाहरण है नंदा देवी। बहुत ही कठोर वातावरण है वहां का। बिल्कुल। चित्र में दिखाया गया है कि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम है और सूरज की यूवी किरणें सीधे जमीन पर पड़ रही हैं और वहां कुछ बहुत ही खास जड़ी बूटियां उग रही हैं। ऐसा क्या है उस रेडिएशन में जो इन जड़ी बूटियों को इतना खास बना रहा है? इसे आप एक तरह का स्ट्रेस रिस्पॉन्स कह सकते हैं। नंदा देवी की ऊंचाई पर वातावरण इतना पतला होता है कि सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें बिना फिल्टर हुए सीधे पौधों पर गिरती हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, ये पौधों की डीएनए को नष्ट कर सकता है। इससे बचने के लिए पौधे अपने भीतर खास तरह की केमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करते हैं, जो एक सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं। मतलब उनका अपना इनबिल्ट सनस्क्रीन। एकदम। और यही वो केमिकल्स हैं जो इन जड़ी बूटियों को असाधारण औषधीय गुण देते हैं। ये कठोर वातावरण ही उनकी ताकत है। और इसके उलट जहां हिमालयी नदियां नीचे उतरती हैं, डायरी तराई क्षेत्र यानी दुधवा और राजाजी का जिक्र करती है, वहां कोई यूवी का खतरा नहीं है, बल्कि ऊपर से लाई गई उपजाऊ मिट्टी और बेहिसाब नमी है। हाँ, तराई का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। यहाँ चित्र में लंबी लंबी घास दिखाई गई है जो हाथियों और बाघों जैसे विशाल जानवरों को पूरी तरह से छिपा लेती है। ये लंबी घास सिर्फ छिपने का कवर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल लाइफ साइकिल का हिस्सा है, जिसे मैनेज करने के लिए खास तरह के मैनेजर्स की जरूरत होती है। और शायद इसीलिए डायरी का अगला हिस्सा पूरी तरह से प्रेडेटर्स यानी शिकारियों पर फोकस्ड है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डायग्राम है। एक चीता दौड़ रहा है, उसके आगे शाकाहारी जीव भाग रहे हैं और नीचे हरी घास का एक साइकिल बना है। बीच में पन्ना नेशनल पार्क का एक हीरे वाला सिंबल भी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाता है। तथ्य ये कह रहा है कि चीता घास के मैदानों का इंजन है और कूनों में अफ्रीका से चीते लाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं, बल्कि इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन है। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में फिट नहीं बैठ रही। क्यों? क्या कंफ्यूजन है? आमतौर पर हम तो यही सोचते हैं ना कि शिकारी आएगा, जानवरों को खाएगा और जंगल खाली हो जाएगा। फिर एक प्रेडेटर घास को कैसे बचा रहा है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इसे इकोलॉजी की भाषा में लैंडस्केप ऑफ फियर या डर का परिदृश्य कहते हैं। सोचिए, अगर किसी इलाके में कोई शेर या चीता नहीं है तो हिरन या एंटीलोप क्या करेंगे? वे आराम से घास खाएंगे। हाँ, वे एक ही जगह पर आराम से खड़े रहेंगे और घास को बिल्कुल जड़ तक खा जाएंगे। जब वे ऐसा लगातार करते हैं तो घास दोबारा उग नहीं पाती, मिट्टी ढीली होकर उड़ने लगती है और वो हरा भरा मैदान कुछ ही सालों में बंजर रेगिस्तान में बदल जाता है। ओहो, मतलब शाकाहारी जीव खुद ही अपनी खाने की प्लेट को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप सिस्टम में एक टॉप प्रेडेटर जैसे चीते को वापस लाते हैं तो समीकरण बदल जाता है। चीते की मौजूदगी से शाकाहारी जीव एक जगह टिककर नहीं बैठते। डर की वजह से? हाँ, डर के कारण वे लगातार मूव करते रहते हैं। थोड़ा यहाँ खाया, फिर आगे बढ़ गए। इस मूवमेंट से घास को दोबारा पनपने का समय मिल जाता है। उनके खुरों से मिट्टी की गुड़ाई होती रहती है और उनका मलमूत्र खाद का काम करता है। कमाल है। तो चीता सिर्फ मांस नहीं खा रहा, वो अपने खौफ से पूरे के पूरे घास के मैदानों को जिंदा रख रहा है। सच में, ये तो दिमाग की बत्ती जलाने वाला कॉन्सेप्ट है। शिकारी दरअसल जंगल का माली है। खैर, घास की बात चली है तो डायरी ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले इलाकों काजीरंगा और मानस का भी जिक्र करती है। हाँ, जो कि गैंडों का घर है। हाँ, हम अक्सर बाढ़ को एक आपदा की तरह देखते हैं,
लेकिन चित्र दिखा रहा है कि ये बाढ़ अपने साथ नई मिट्टी लाती है, जिससे वहां सघन और ऊंची घास पैदा होती है। और इसी पानी के बीच एक सींग वाला गैंडा लेटा हुआ है। डायरी कहती है कि इन्हें दलदली पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि अपना शरीर ठंडा रखने के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए। एक अडल्ट गैंडे का वजन 2000 किलो तक हो सकता है। जब इतना विशाल शरीर लगातार भारी मात्रा में वनस्पति पचाता है, तो उसके अंदर एक भट्टी की तरह बेहिसाब हीट जनरेट होती है। ओह, डाइजेशन की वजह से। हाँ, उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और वे इंसानों की तरह पसीना नहीं बहा सकते, इसलिए उन्हें हर दिन कीचड़ या दलदल में लेटना ही पड़ता है। कीचड़ का पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, जो उनके शरीर को ठंडा रखता है। कीचड़ उनके लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर है। असम के इस पानी और दलदल वाले माहौल से बाहर निकलते हैं, क्योंकि डायरी का अगला चित्र हमें एक बिल्कुल ही उल्टी दुनिया में ले जा रहा है। राजस्थान की झुलसाने वाली गर्मी। एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट। चित्र के एक तरफ आग उगलता सूरज है और एक बिल्कुल नंगा सूखा पेड़ है, जिसके पत्ते पूरी तरह झड़ चुके हैं। नीचे एक बाघ छाया की तलाश में बैठा है। इसे पर्णपाती अनुकूलन या डेसिडुअस अडैप्टेशन कहा गया है। पेड़ इस भयंकर गर्मी में जानबूझकर अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये सर्वाइवल का एक बहुत ही क्रूर लेकिन कारगर तरीका है। पत्तियों के जरिए पेड़ बहुत सारा पानी भाप बनाकर हवा में छोड़ते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो अगर पत्ते रहेंगे तो पानी उड़ जाएगा। बिल्कुल। राजस्थान की भयंकर गर्मी में अगर पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे, तो उनके अंदर का सारा पानी उड़ जाएगा और वे सूखकर मर जाएंगे। इसलिए वे अपनी पत्तियां झाड़कर एक तरह के स्लीप मोड में चले जाते हैं। स्मार्ट। और इसी वजह से बाघ भी अपनी एक्टिविटी कम कर देते हैं और पानी के स्रोतों के पास ही रहते हैं। पानी की इसी तलाश का एक और जादुई रूप उसी पन्ने पर केवलादेव के चित्र में है। यहाँ चित्र में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं दिखाई गई हैं और लाखों प्रवासी पक्षियों का एक झुंड है। बर्ड माइग्रेशन का अद्भुत नजारा। डायरी का तथ्य कहता है कि उत्तरी ध्रुव से ये पक्षी कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हजारों किलोमीटर उड़कर राजस्थान के इन सुरक्षित जल स्रोतों तक आते हैं। लेकिन वो रास्ता कैसे खोजते हैं? मतलब उनके पास कोई गूगल मैप्स तो है नहीं। उनके पास जो है वो किसी भी स्मार्टफोन के जीपीएस से कहीं ज्यादा एडवांस है। इन पक्षियों की आंखों और चोंच के पास खास तरह के प्रोटीन और सेल्स होते हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के प्रति बेहद सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। आप कह सकते हैं कि वे धरती के मैग्नेटिक फील्ड को देख या महसूस कर सकते हैं। वे बिना किसी लैंडमार्क के बादलों के ऊपर से उड़ते हुए भी जान लेते हैं कि उन्हें किस अक्षांश और देशांतर पर उतरना है। ये बायोलॉजी का एक प्योर मैजिक है। सच में ये किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। डायरी में इसी तरह के भौगोलिक अलगाव का एक और चित्र है, गुजरात का गिर नेशनल पार्क। लेकिन इसे किसी जंगल की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने अभेद्य किले की तरह ड्रॉ किया गया है। हाँ, एक नेचुरल फोर्ट्रेस। इसके चारों तरफ सूखे और कटीले पेड़ों की एक जबरदस्त बाउंड्री है। तथ्य बताता है कि इस प्राकृतिक घेराबंदी ने एशियाई शेरों को बाहर जाने से रोका और यही उनके सर्वाइवल की सबसे बड़ी वजह बनी। गिर का ये आइसोलेशन बहुत दिलचस्प है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो एशियाई शेर मध्य पूर्व से लेकर भारत के कई हिस्सों में पाए जाते थे, लेकिन अंधाधुंध शिकार के कारण वे खत्म हो गए। तो गिर के शेर कैसे बचे? गिर का वो इलाका जो कटीली झाड़ियों और रूखे मौसम से घिरा हुआ था, वहां इंसानों का पहुंचना या खेती करना बहुत मुश्किल था। इस नेचुरल बाउंड्री में शेरों को उस इलाके के अंदर ही रोक कर रखा। मतलब वे बाहर ही नहीं गए? हाँ, वे बाहर नहीं गए, इसलिए वे शिकारियों की गोलियों से भी बचे रहे और बाकी दुनिया के जानवरों से फैलने वाली बीमारियों से भी महफूज रहे। इसी आइसोलेशन ने इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचा लिया। इसी पेज के नीचे एक और चित्र है जिसने मुझे थोड़ा हंसा भी दिया। चित्र में समुद्र और जमीन का मिलन है, लेकिन डायरी में मोटे अक्षरों में एक चेतावनी लिखी है। ध्यान दें, ये मुंबई के मरीन ड्राइव का चित्र नहीं है, ये गुजरात का मरीन नेशनल पार्क है। ये कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, क्योंकि मरीन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कंक्रीट की दीवार और समंदर की लहरें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन गुजरात का ये मरीन नेशनल पार्क असल में एक बेहद डायनेमिक इकोसिस्टम है। ये वो जगह है जहां जमीन खत्म होती है और समुद्र शुरू होता है। यहाँ का खारा पानी जीवन को खत्म नहीं करता, बल्कि कोरल, स्पंज और ऑक्टोपस जैसे जीवों को पनपने का मौका देता है। खारे पानी की बात छिड़ी है तो डायरी हमें एक ऐसे खारे पानी के जंगल में ले जाती है जो दिखने में ही थोड़ा डरावना और रहस्यमयी है। सुंदरबन। चित्र 10 और 11 इसी इलाके के हैं। सुंदरबन
दुनिया के सबसे अनोखे जंगलों में से एक चित्र में पेड़ों की जड़ें, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा गया है, जमीन के अंदर जाने के बजाय स्पाइक्स की तरह बाहर ऊपर की ओर निकली हुई हैं। और दूसरे चित्र में एक बहुत ही घना अंधेरा जंगल है, जहां एक सिकाड़ा यानी उस झिंगुर वाले कीड़े के ऊपर एक बड़ा सा लाल क्रॉस लगा हुआ है। डायरी में लिखा है कि यहाँ की मिट्टी पूरी तरह से ऑक्सीजन रहित है और दिन में 2 बार आने वाले ज्वार भाटे से जमीन लगातार बदलती है। सुंदरबन का वातावरण जीवन के लिए सबसे बड़ी सजा जैसा है। वहां जो गाद या कीचड़ है वो इतना घना है कि उसमें हवा जा ही नहीं सकती, यानी जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। एकदम सही। और दूसरा, समुद्र का पानी जो दिन में 2 बार उस पूरे इलाके को डुबा देता है, उसमें नमक इतना ज्यादा है कि वो किसी भी आम पौधे को तुरंत मार दे। बाप रे, तो फिर ये मैंग्रोव के पेड़ वहां इतने घने कैसे हो गए? यही तो प्रकृति की इंजीनियरिंग है। जब जमीन के नीचे हवा नहीं मिली तो इन मैंग्रोव पेड़ों ने अपनी जड़ों को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की तरफ निकाल दिया। खींचती हैं, लेकिन नमक को वहीं फिल्टर करके बाहर कर देती हैं और सिर्फ साफ पानी पेड़ के अंदर जाने देती हैं। गजब, प्रकृति का अपना इनबिल्ट आरओ वाटर फिल्टर। लेकिन डायरी में उस क्रॉस लगे हुए कीड़े का क्या मतलब है? तथ्य कहता है कि सुंदरबन में एक अजीब सी और गहरी शांति छाई रहती है, क्योंकि सिकाड़ा या झींगुर पनप ही नहीं पाते। अब जंगल की शांति को तो हम अक्सर एक बहुत ही पोएटिक या सुकून देने वाली चीज मानते हैं, लेकिन डायरी का लहजा बता रहा है कि ये शांति सुकून वाली नहीं बल्कि डरावनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में शांति का मतलब अक्सर अनुपस्थिति होता है। सिकाड़ा दुनिया के लगभग हर जंगल में पाया जाता है। उसका शोर एक स्वस्थ, जीवंत जंगल की निशानी है। लेकिन सुंदरबन में वो गायब है। हाँ, सुंदरबन का अंधेरा, खारा पानी और वो दलदल इतना एक्सट्रीम है कि ये आम सा कीड़ा भी वहां सरवाइव नहीं कर सकता। वहां की शांति सुकून नहीं है, वो एक डेडली वार्निंग है। वो बता रही है कि आप एक ऐसे इलाके में खड़े हैं जहां जीवन को पनपने के लिए रोज एक भयंकर युद्ध लड़ना पड़ता है। ये एक हॉस्टाइल और बहुत कठोर दुनिया है। सच में जंगलों को कितना रोमांटिसाइज किया जाता है, जबकि वहां हर दिन एक साइंटिफिक सर्वाइवल चल रहा है। और यही हमारी डायरी का अंतिम हिस्सा भी साबित करता है। चित्र 12 में एक पूरा सारांश चार्ट है जो इस पारिस्थितिक यात्रा को डिकोड करता है। बहुत ही खूबसूरती से समराइज किया गया है। हाँ, सर्दी वाले हेमिस में ऑक्सीजन की कमी है तो फेफड़ों ने खुद को बदल लिया। गर्मी वाले राजस्थान में पानी नहीं है तो पेड़ों ने पत्ते गिरा दिए। और सुंदरबन में हवा नहीं है तो जड़ें हवा में आ गईं। बिल्कुल। प्रकृति के पास हर एक्सट्रीम समस्या का एक एवोल्यूशनरी जवाब मौजूद है। लेकिन जो आखिरी चित्र है, चित्र 13, वो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसमें एक विशालकाय रेत की घड़ी या ओवरग्लास बना है, लेकिन इसमें रेत की जगह अलग अलग इकोसिस्टम्स कैद हैं। तैरती हुई फुमड़ी, हिम तेंदुआ, मैंग्रोव की जड़ें। डायरी कहती है कि ये 107 राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ पेड़ पौधों के रिजर्व नहीं है, ये पृथ्वी के टाइम कैप्सूल हैं। इनमें करोड़ों सालों के मौसम, तबाही और सर्वाइवल के सीक्रेट्स कैद हैं। ये ओवरग्लास बहुत पावरफुल सिंबल है। ये नेशनल पार्क्स कोई म्यूजियम नहीं है जहां जाकर सिर्फ तस्वीरें खींची जाएं। ये एक जीता जागता रिकॉर्ड है कि जब जब पृथ्वी पर बदलाव हुए तो जीवन ने खुद को कैसे ढाला। बिल्कुल। इस डायरी के हर पन्ने ने हमें यही बताया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। पर एक पन्ने और चित्र को डिकोड करने के बाद एक बात तो तय है, भारत के नक्शे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया है। आज ये स्पष्ट हो गया कि एक छोटा सा कोरल रीफ पहाड़ से ज्यादा भारी हो सकता है, कि खौफ पैदा करने वाला शिकारी असल में घास का रक्षक है और जंगल का सन्नाटा हमेशा सुकून नहीं देता। एकदम सही। ये पूरा पीडीएफ हमें बताता है कि ये उद्यान कोई अलग थलग जगह नहीं है, बल्कि ये इस ग्रह के सबसे महत्वपूर्ण इंजन्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम को चला रहे हैं। लेकिन चलते चलते इसी ओवरग्लास वाले चित्र ने एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल दिमाग में छोड़ दिया है। वो क्या? हमने देखा कि इन 10,500 टाइम कैप्सूल के अंदर मौजूद जीवों ने करोड़ों सालों में मौसम और बदलाव के हिसाब से खुद को ढाल लिया। उनके पास समय था। लेकिन आज जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं बहुत तेजी से, क्या इन टाइम कैप्सूल के अंदर मौजूद जीवों को ये नया इवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट बनाने का समय मिल पाएगा, या फिर इस बार बदलाव की रफ्तार इतनी तेज है कि इस ओवरग्लास की रेत उनके अनुकूलन से पहले ही खत्म हो जाएगी?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। प्रकृति को हमेशा एक नए नजरिए से एक्सप्लोर करना जारी रखना चाहिए। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कृपया टिप्पणी करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।